नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के एसएल हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय और इस निबंध के आशय को हमने देखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन किया है। तो इस प्रकार आदिम मनुष्य की बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए मनुष्य की जो बर्बरता है उसको त्याग कर उसके स्थान पर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। सबसे पहले हम इस निबंध को सारांश रूप में उसकी चर्चा करते हैं और उसके बाद इस निबंध की विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार नाखूनों के माध्यम से मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उस बर्बरता को त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश इस निबंध के माध्यम से दिया है। एक दिन लेखक की पुत्री ने लेखक को प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बालिका के इस प्रश्न से लेकर लेखक हतप्रभ हो गए। तो इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिला और प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए उन्होंने इस प्रकार के निबंध की रचना की है। तो इस निबंध की प्रतिक्रिया स्वरूप मानव सभ्यता के विकास पर विचार प्रकट करते हुए वह इस निबंध में कहते हैं कि आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था तब उसे अपनी रक्षा करने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। इसके लिए मनुष्य ने अपने नाखूनों को हथियार के स्वरूप में प्रयोग करना शुरू किया या अपना हथियार के रूप में अपने नाखूनों को बढ़ाने का प्रयोग उसने शुरू किया, क्योंकि अपना जो प्रतिद्वंद्वी है उस प्रतिद्वंद्वियों से जूझने के लिए नाखूनों का ही अस्त्र के रूप में वह प्रयोग करता था। कालांतर में नाखूनों के स्थान पर पत्थर, पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया मनुष्य ने अपने हथियारों से भी विकास करने लगा। उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चों को डांटता है, किंतु प्रकृति उसे फिर भी नाखून बढ़ाने को विवश करती है। तो हम देखते हैं कि अपने घर में जो बड़े व्यक्ति है वह अपने बच्चों को हमेशा नाखूनों को काटने के लिए डांटते हैं, परंतु ये जो प्रकृति ने नाखून ये जो बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो क्यों दी है, ये क्यों बढ़ते हैं, उसका उत्तर आज तक किसी को भी नहीं मिला है। मनुष्य को अब इससे कई गुना जो शक्तिशाली है अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है। जब हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो आज मनुष्य के पास बड़े बड़े शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे कि आदि मानव नाखूनों का प्रयोग
शस्त्र अस्त्र के रूप में करता था, अपनी सुरक्षा के लिए करता था, प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने के लिए करता था। परंतु आज उसे इस प्रकार के शस्त्र अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अब बहुत बड़ी जो साधन सामग्री है इस क्षेत्र में उपलब्ध है। इसलिए मनुष्य अब इन नाखूनों को नहीं चाहता है। लेखक इस संदर्भ में सोचते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। तो इस प्रकार का प्रश्न निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से उपस्थित किया है कि मनुष्य आज किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर बढ़ रहा है। आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष है तथा अस्त्र शस्त्र पशुता की निशानी है। तो इस प्रकार निबंधकार इस निबंध में नाखूनों को पशुता का अवशेष मानते हैं और ये जो अस्त्र शस्त्र है वह पशुता की निशानी है। इस प्रकार भाषा में विभिन्न जो शब्द हैं विभिन्न रूपों के प्रतीक है। इस निबंध के अंतर्गत उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है इंडिपेंडेंस। इस शब्द का अर्थ अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव इस प्रकार का है, परंतु लेखक के अनुसार लोग इसका जो अर्थ है वो किस प्रकार निकालते हैं, स्वाधीनता स्वतंत्रता या स्वराज के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस इंडिपेंडेंस शब्द का जो सही अर्थ है उसको यहाँ स्पष्ट करने का भी प्रयास निबंधकार ने इसके अंतर्गत किया है। आगे इस प्रकार की भी चर्चा करते हैं। यह सच है कि आज की जो परिस्थितियां हैं वह बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, परंतु जो मूल समस्याएं थी वह बहुत अधिक बदली नहीं है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहना ही सब समय जरूरी नहीं होता, इसलिए हमें भी नएपन को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि जो पुराना है, पुराने के मोह में हम जरूर रहते हैं, लेकिन हमें जो नयापन है उसका भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि नए की खोज में हम अपना जो वर्चस्व है न खो दे। क्योंकि कालिदास का एक उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो इस प्रकार दोनों का यानी कि पुराने और नए का जांच कर हमारे हित में जो है उसका स्वीकार करने की जो बात है इस निबंध में निबंधकार ने की है। इतना ही नहीं तो मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में एक है। जैसे कि मनुष्य को पशुता के साथ तुलनात्मक दृष्टि से देखते समय बहुत सारी समानताएं बहुत सारी विषमताएं उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। जब हम समानता की बात करते हैं, आहार निद्रा ये दोनों में मनुष्य और पशु में समानता है, फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। तो इस प्रकार आहार और निद्रा दोनों की समान होने के बावजूद भी मनुष्य पशु से भिन्न है। उसका स्पष्टीकरण देते हुए वह कहते हैं कि मनुष्य के पास संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है और दूसरे के सुख दुख के प्रति जो संवेदना का जो भाव है वह मनुष्य के पास है।
परंतु इस प्रकार का जो संयम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या है, या दूसरों के सुख दुख के प्रति जो संवेदना है, वह भाव हमें पशु में दिखाई नहीं देता है। ये विषमता है, ये अंतर है दोनों में। इतना ही नहीं तो मनुष्य जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है, या वह अपने इस प्रकार की लड़ाई झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता है, वह क्रोधी एवं विवेकी को बुरा समझता है। तो इस प्रकार मनुष्य और पशु में ये भिन्नता हमें देखने को मिलती है। इस संदर्भ में लेखक सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देते हैं। किसी वस्तु की कमी है तो उसका उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी जाती है, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं या उनका जो आत्मावलोकन है उसकी ओर ध्यान दिलाते हुए लेखक का कहना है कि, या उन बूढ़े या बुजुर्ग व्यक्तियों का कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है। तो इस प्रकार इस निबंध में लेखक ने मानवीयता पर बल दिया है। जो महाविनाशकारी जो शक्ति है, या इस प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं, तो इस प्रकार की महाविनाशकारी शक्ति से मुक्ति की ओर ध्यान खींचने का जो प्रयास है, इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने किया है। तो इस स्लाइड में अलग अलग प्रकार के कुछ जो शब्द हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तो इस निबंध की हमें चर्चा करनी है। तो इस निबंध के अंतर्गत आधुनिकता पर व्यंग्य करने का प्रयास हुआ है। स्वाधीनता शब्द की जो सार्थकता है, उसका जो सही अर्थ है वह देने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके प्रति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मन में बहुत बड़ा स्थान है। तो इस दृष्टि से उसकी भी चर्चा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी चर्चा इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इतिहास और वर्तमान का उल्लेख इसके अंतर्गत है। नाखून और मनुष्यता का जो संबंध है इसके अंतर्गत प्रस्तावित करने का प्रयास है। तो उसके साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को इन निबंधों के माध्यम से हम देख सकते हैं। नाखून का इतिहास क्या है और वर्तमान समय में उसकी परिस्थिति क्या है। नाखून और मनुष्यता का संबंध किस प्रकार का है। स्वाधीनता शब्द की जो सार्थकता है, या हमारी जो संस्कृति है, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है। बूढ़ा सभ्यता का जो प्रतीक का जो कथन है, तो इसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्त किया है। आधुनिकता पर व्यंग्य करते हुए सफलता और चरितार्थता में अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया है। तो हम इस निबंध की विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इस निबंध के आरंभ में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ते जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड सहकर स्वीकार करेंगे, परंतु निर्लज्ज अपराधी की भांति पुनः ये छुटते ही सेंध पर हाजिर हो जाते हैं, पुनः निकल आते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं, बेशर्म क्यों हैं। तो इस प्रकार इस निबंध के आरंभ में बच्चों के द्वारा पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, लेखक को चक्कर में डाल देने वाले लगते हैं। हम देखते हैं कि अपने भी घर में छोटे जो बच्चे हैं वह तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। अल्पज्ञ पिता
का जो अर्थ है, यानी कि उनका जो ज्ञान है, इस प्रकार के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जो ज्ञान है बड़ों को भी नहीं होता है, और इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर अतः उसका जो उत्तर है वह नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार एक दिन लेखक की बेटी ने लेखक को प्रश्न किया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक भी कुछ उत्तर नहीं दे पाए, वो सोच में रहे और वो सोचते रहे कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे अगर कुछ दिन तक अगर उन्हें नहीं काटते हैं तो उनके माँ बाप अक्सर उन्हें डांटते हैं, पर कोई अर्थात ये जो जानता नहीं कि ये जो अभागी नाखून है वह इस प्रकार क्यों बढ़ते हैं। काट दीजिए तो वो चुपचाप इस प्रकार का दंड स्वीकार करते हैं, परंतु ये जो निर्लज्ज नाखूनों को उन्होंने निर्लज्ज कहा है, काटने पर भी पुनः पुनः ये आ जाते हैं। निर्लज्ज एक अपराधी की तरह वो फिर छाटने पर भी हाजिर हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेशर्म क्यों हैं? तो इस प्रकार का वो प्रश्न करते हैं। तो इन नाखूनों का इतिहास बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कुछ ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसी नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता है। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था अपने प्रतिद्वंदियों के साथ। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, इसलिए नाखून उसके लिए उस समय अत्यावश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। तो इस पर जैसे जैसे ये जो आदि मानव है उसका विकास होता गया, वैसे वैसे अर्थात अपने नाखूनों के माध्यम से अपनी रक्षा करना या अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध में लड़ने के लिए वह धीरे धीरे बाहर की जो वस्तुएं हैं उसका सहारा लेने लगा। जैसे कि इन बाहर की वस्तुओं में पत्थर हैं या फिर पेड़ की जो डालें हैं, उससे वह काम चलाने लगा। इस निबंध में रामचंद्र जी की जो वानरी जो सेना है उसके पास उस समय ऐसे ही शस्त्र थे। पत्थर या पेड़ की जो डालें हैं उसकी सहायता से वे शस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ धीरे धीरे इन शस्त्रों में सुधार होता गया। उसके बाद हड्डियों के भी हथियार बनाए जाने लगे। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं का या देवताओं के जो राजा है वज्र, जो दधीति मुनि की हड्डियों से बना था। तो इस प्रकार इन शस्त्रों का उल्लेख करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय जो संस्कृति है उस संस्कृति में ले जाते हैं। जैसे कि पहले पत्थर के रूप में, उसके बाद पेड़ की डाली, उसके साथ साथ धीरे धीरे उसमें सुधार होते हुए मनुष्य की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों के हथियार बनाने लगे। देवताओं का उल्लेख करते हुए देवताओं के राजा वज्र की बात करते हैं, तो उन्होंने जो दधीचि मुनि है उनके हड्डियों से अस्त्र बनाए। जो दधीचि मुनि है वह पौराणिक संदर्भ के अनुसार बहुत ही परोपकारी और उदार मतवादी ऋषि मुनि थे। उनकी हड्डियों के हथियार का उन्होंने उल्लेख किया है। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया उसने विभिन्न धातुओं के हथियार बनाना शुरू किया, और इससे उसका जो परिणाम है सामने आने लगा कि जिनके पास लोहे के अस्त्र है या जिनके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र थे वे विजयी होने लगे। तो इसके अंतर्गत देवताओं के राजा तक को
मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं पौराणिक संदर्भ के अनुसार एक समय ऐसा था कि इस प्रकार मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक जो विकास होता गया, उसने इस प्रकार के विभिन्न शस्त्रों का निर्माण शुरू किया। जिनके पास लोहे के शस्त्र थे वह विजयी होने लगे। तो इस प्रकार ये जो देव और राक्षस हैं उनको हम सूर और असुर कहते हैं। तो उनके जब हम युद्ध देखते हैं तो उसमें भी ये बात देखने को मिलती है कि जिनके पास इस प्रकार के लोहे के अस्त्र हैं वही विजयी होने लगे। तो इसलिए देवताओं का जो राजा है या देवताओं के राजाओं को मनुष्य के राजा के पास इसलिए सहायता लेनी पड़ी कि मनुष्य के पास इस प्रकार के लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। तो इसलिए जब हम असुरों और आर्यों के संदर्भ में या उनके संघर्ष की बात करते हैं, उनके युद्ध की बात करते हैं, तो एक तरफ असुरों के पास अनेक प्रकार की विद्याएं थी परंतु उनके पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, ना उनके पास घोड़े भी थे। परंतु आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी, लोहे के अस्त्र भी थे और घोड़े भी थे। तो इस प्रकार असुर और आर्यों के बीच का जो संघर्ष है तो उसमें आर्य विजयी होते हैं। उनका जो इतिहास है अपनी गति से बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार एक तरफ असुर और दूसरी तरफ आर्य हैं। दोनों के बीच के संघर्ष का उल्लेख करते हुए निबंधकार ने इस प्रकार की बात कही है कि असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, लोहे के अस्त्र उनके पास नहीं थे, शायद घोड़े भी उनके पास नहीं थे, परंतु आर्यों के पास ये अस्त्र भी थे और घोड़े भी थे। इसीलिए इन लोहे के अस्त्रों के कारण ये आर्य विजयी होते हैं। तो इस प्रकार ये जो हथियारों का इतिहास बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। अनेक उदाहरण देते हुए मनुष्यों के इन हथियारों के कारण विजयी होने के अनेक उदाहरण देते हुए इस निबंध में वह कहते हैं कि नाग हारे, सुपूर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। अर्थात जिनके पास इस प्रकार के लोहे के अस्त्र नहीं थे वे सब हारने की बात उन्होंने लिखी है, और जिनके पास लोहे के अस्त्र थे इन अस्त्रों ने बाजी मारने की बात इन्होंने कही है। तो इस प्रकार ये जो शस्त्र है इन शस्त्रों का या हथियारों का इतिहास वह इसके अंतर्गत व्यक्त करते हैं। इस हथियारों का जो इतिहास है वह आगे बढ़ता गया। उसके साथ साथ कई सारी जो विकसित जो हथियारें हैं वह सामने आने लगी। अर्थात ये जो इतिहास है इन विभिन्न हथियारों का, शस्त्रों अस्त्रों का जो इतिहास है उसके बारे में लेखक का कहना है कि ये जो इतिहास है सबको मालूम है। ये पलीते वाली बंदूकें, कारतूसों के जो बंदूकें हैं, तोपे हैं, बम हैं या बम वर्षक जो वायुयान है उसका इतिहास किस प्रकार कीचड़ में घसीट कर आगे बढ़ता गया ये सबको मालूम है। जो नखदर मनुष्य है वह अब एटम बम पर भरोसा करने लगा है। एटम बम के भरोसे करने के कारण वह और अधिक आगे चल पड़ा है, पर उसे नाखूनों की अब आवश्यकता नहीं है। तो आज उसकी आवश्यकता न होने के बावजूद भी आज बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको तो उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं पता नहीं, लेकिन लेखक के अनुसार अब भी जो प्रकृति है वह मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अभी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे जो नाखून हैं उन नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह तुम्हारी निशानी है।
इस निबंध में निबंधकार जो शस्त्र अस्त्रों का जो इतिहास है, उस इतिहास को लेकर उसका जो इतिहास है वो बताते हैं। और इस इतिहास को बताते हुए ये जो नकदर मनुष्य है, वह एटम बम पर आज भरोसा करने के कारण वो बहुत आगे बढ़ चुका है, परंतु उसके जो नाखून हैं अब भी बढ़ रहे हैं, जिसकी आज आवश्यकता नहीं है, परंतु वो बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अर्थात ये जो नाखूनों का बढ़ना है वह प्रकृति की देन है। यह प्रकृति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। उसका बढ़ना न बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है। तो ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, परंतु आज उसकी आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि आदि मनुष्य की तुलना में आज के मनुष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आदि मनुष्य की जो पूंछ है वह गल गई है, अनावश्यक जो अंग है वह निकल गए हैं, परंतु आज भी अनावश्यक है ये नाखून। परंतु ये जो नाखून है अनावश्यक होते हुए भी प्रकृति ने आज भी उसे सुरक्षित रखा है, या हमारे अंदर की जो ये अस्त्र वाली जो प्रवृत्ति है उसको याद दिलाने की दृष्टि से। तो प्रकृति के अनुसार तुम वही लाख वर्ष पहले के नकदान वाली जो जीव हो, पशु के साथ ही एक सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। तो इस प्रकार पशु की तुलना करते हुए प्रकृति ने इस प्रकार की ये नाखूनों को आज भी उसकी जो निशानी है बनाई रखी है। इस प्रकार की परिस्थिति को देखकर यह निबंधकार हैरान होने की बात करते हैं, हैरान होते हैं कि मनुष्य अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटते हैं, परंतु एक समय ऐसा था कि उस समय नाखून काटने पर लोग डांटते थे। कुछ लाख वर्ष के पूर्व की बात वो बता रहे हैं। लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति अब भी नाखूनों को जो बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वह मनुष्य को उसने दी है। उसके लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं नाखूनों के लिए। उसके संदर्भ में वो कहते हैं कि वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है। तो इस प्रकार यहाँ लेखक को ये बात समझ में नहीं आती कि प्रकृति ने आज ये जो नाखून है वो क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब मनुष्य को नाखूनों की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये जो कम वक्त नाखून है वो रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता होगा। अंधे शब्द इसलिए किया है कि आज मनुष्य के पास कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र है। अर्थात ये जो मनुष्य के पास अस्त्र शस्त्र है वह नाखूनों को या प्रकृति को दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए आज भी ये नाखून बढ़ते होंगे। इस प्रकार की बात वो करते हैं। इस संदर्भ में लेखक को ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता है क्योंकि उसे नाखूनों की आवश्यकता नहीं है। उसके भीतर जो बर्बर युग का जो कोई अवशेष है वह आज भी रहा होगा और उसे वह असह्य है। तो इस प्रकार मनुष्य के भीतर का जो इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण जो युग है वह अवशेष रूप में आज उसके अंदर रहा होगा, परंतु उसे वह असह्य कर रहा है। तो इसके बारे में लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ इसके बारे में मैं कैसे कहूँ। नाखून काटने से क्या होता है, ये भी प्रश्न वो उपस्थित करते हैं कि नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। तो इस पर नाखून काटने से मनुष्य की जो बर्बरता है वो कहाँ घटी है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास का उदाहरण देते हुए
मनुष्य का जो इतिहास है, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। ये भी प्रश्न वो उपस्थित करते हैं। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मनुष्य का इस प्रकार का हथियारों का प्रयोग करने वाला जो रूप है वह नया है। आगे वो कहते हैं कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। लेखक यहाँ मनुष्य के जो नाखून है उन नाखूनों के तरफ कभी कभी देखते हैं तो वह बहुत निराश होने की बात करते हैं। ये उसकी भयंकर जो पाशवी वृत्ति के जीवन का प्रतीक को मानते हैं। तो इस प्रकार अगर ये जो नाखून है, बड़े हुए नाखून को देखने के बाद अर्थात उस व्यक्ति में भयंकर जो पाशवी वृत्ति है उसका दर्शन उन्हें होने लगता है, या उनके अनुसार तो मनुष्य की भयंकर जो पाशवी वृत्ति है अर्थात ये नाखून बढ़ाने का है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। तो एक बार मनुष्य के अंदर की जो पाशवी वृत्ति है वह इन नाखूनों के माध्यम से दिखाई देती है। या लेखक के अनुसार जब मनुष्य अपने नाखूनों को बढ़ाता है तो उसमें वह अपने पशुता का दर्शन कराता है। जितनी बार अर्थात ये जो नाखून है काटते हैं उतनी बार वह निकल कर आते हैं। तो उस प्रकार ये जो पशुता है, पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं चाहती है। कि कुछ हजार वर्ष पहले का वो उदाहरण देते हुए ऐसे कुछ विनोदी लोग थे, सुकुमार विनोदी लोग, जो कि नाखूनों का जो उपयोग है कई तरह से मनोरंजन के लिए या एक कला के रूप में वह करते थे। तो इसका उदाहरण देते हुए वात्स्यायन के कामसूत्र से हजारी प्रसाद द्विवेदी को इस बात का पता चला है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को बहुत ही सजाते थे, संवारते थे। नाखूनों को काटने की जो कला है उसका एक मनोरंजक जो उदाहरण है इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है। या इस प्रकार का मनोरंजक जो इतिहास है उनको इस कामसूत्र के माध्यम से उनको मिला है। तो इस प्रकार भारतीय जो लोग हैं वह इन नाखूनों को कई तरह से संवारते थे और अपनी कला का जो मनोरंजन है वो करते थे। जैसे कि वह त्रिकोणी, वर्तुलाकार है, चंद्राकार है, दंतुल के आकार का है। तो इस प्रकार विविध आकृतियों के जो नाखून हैं उन दिनों जो विलासी नागरिक है उनमें इस प्रकार की जो मनोरंजक जो कला है या तो इस प्रकार नाखूनों का जो संवारना है उसकी भी बात उन्होंने इसके अंतर्गत की है। नाखूनों को कई तरह से उसको सजाने की या संवारने की जो बात है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। तो इस प्रकार ये जो मोम और आलता है तो उससे प्रयत्नपूर्वक इन नाखूनों को रगड़ रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े जो नखों को पसंद करते थे और जो दाक्षिणात्य लोग हैं उन पे छोटे नखों को पसंद करते थे। तो इस प्रकार का एक विरोधाभास यहाँ देखने को मिलता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने नाखूनों को बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये जो अलग अलग देश हैं, देशों की भी रुचि और कला का उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन ये जो समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली जो वस्तुओं को भारतवर्ष ने क्या किया, मनुष्यित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण जो बात है, जो हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति से संबंधित बात लेखक यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग देशों में नाखूनों को बढ़ाना या कम करने की प्रवृत्ति है, परंतु हमारी भारतवर्ष की जब हम बात करते हैं तो भारतवर्ष के लोगों ने क्या किया है,
भारतवर्ष ने ये जो खींचने वाली वस्तुओं के कारण उसको एक मनुष्य की तरह बनाने का प्रयास किया है, और ये इस निबंध के माध्यम से बताना नहीं भूल सकते। आगे लेखक ये बात कहते हैं कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले जो प्राणी वैज्ञानिक हैं या प्राणी वैज्ञानिकों का ये जो मत है, निश्चित ऐसा मत है उनका कि मानव की जो चित्त है, मानव का जो चित्त है, मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई है। दूसरा, मनुष्य के चित्त की भांति, मनुष्य के मन की तरह मानवीय जो शरीर है उसमें बहुत सी अभ्यास करने जैसी सहज जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको दिखाई देती है। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। जैसे कि नाखून है, नाखूनों की आवश्यकता बहुत समय तक थी, अपनी रक्षा के लिए थी, प्रतिद्वंदियों के विरोध में संघर्ष करने के लिए थी, परंतु आज उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों के सामने भी इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से ये जो वृत्ति है उस वृत्ति का अध्ययन करने की वह बात करते हैं। तो इस प्रकार शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे ऐसी कुछ वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को जैसे कि अनायास कहा जा सकता है, लेकिन बिना प्रयास के ऐसी कुछ वृत्तियां अपने शरीर में रह गई है। ऐसा एक गुण हमें अपने शरीर के अंदर देखने को मिलता है। अर्थात ये जो गुण है शरीर के, ये जो अनजान में अपने आप में ये जो गुण है वह काम करता है। जैसे कि नाखून का जो बढ़ना है उसमें से एक है, ये वृत्ति है, शारीरिक वृत्ति है, आंतरिक वृत्ति है, या अपने शरीर के भीतर का जो गुण है वह क्या कर रहा है, इन नाखूनों को बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार ऐसे कई जो गुण है या कई जो वृत्तियां हैं अनायास या अनजान में अपना आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, या दांत का दोबारा उठना तीसरा, और पलकों का गिरना चौथा है। आगे लेखक ये भी बात कहते हैं कि असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। तो इस पर ये जो सहजात, सहज होने वाली ये जो वृत्तियां हैं तो वह अनजान में वह दिखने वाली स्मृतियां हैं। हमारी भाषा में भी इसके कई उदाहरण मिलने की वो बात करते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी जो वास्तविकता है, वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिल सकती है। पर कौन ऐसा सोचता है? तो इस प्रकार की बात यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं कि ये जो सहज होने वाली जो वृत्तियां हैं मानवीय शरीर में, तो इस प्रकार की जो होने वाली सहज वृत्तियां हैं वह अनजान की स्मृतियां हैं। और हमारी भाषा में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। अगर हम अपने शरीर की या मन की या वाक की अनायास घटने वाली जो वृत्तियों के जो विषय है उस पर अगर विचार करें तो उसे अपनी जो वास्तविक प्रवृत्ति की जो पहचान है होने में बहुत सहायता मिलती है। परंतु ऐसा लोग सोचते नहीं। कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। तो इस प्रकार हम इस प्रकार का विचार नहीं करते हैं, या मनुष्य ऐसा सोचता नहीं है। तो कौन सोचता है? इस प्रकार का वो प्रश्न करते हैं कि सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता। इस पर हम सोचते तो नहीं है, परंतु इस बात का भी पता नहीं चलता है कि ये जो नाखून का जो सहजता के साथ जो बढ़ रही है, या इस नाखूनों के सहज बढ़ने की जो वृत्ति है वह हमारे भीतर की जो पशुत्व है, हमारे भीतर का जो पशुत्व है उसका वह प्रमाण है।
उसे काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो इस प्रकार जैसे कि बार बार नाखून बढ़ते हैं, बार बार हम उसको काटते हैं, तो ये जो वृत्ति है, ये जो प्रक्रिया है, वह मनुष्य के मनुष्यता की निशानी है और पशुत्व के जो चिन्ह है उसके भीतर रह गए हैं। भले ही जैसे कि आज का जो मनुष्य है बहुत एक बौद्धिक प्राणी है वो मनुष्य, परंतु उसके भीतर आज भी किस प्रकार का जो पशुत्व है या पशुत्व का जो चिन्ह है उसके भीतर रह गया है और वह पशुत्व को छोड़, जैसे कि उसने तो पशुत्व को छोड़ चुका है लेकिन उसका एक अंश इसके अंतर्गत या पशुत्व का जो चिन्ह है उसके भीतर रह गया है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, तो उस पर पशु बनकर वह आगे तो नहीं बढ़ सकता है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है मनुष्यता की विरोधिनी है। तो इस प्रकार जैसे कि एक तरफ ये जो नाखून है बढ़ रहे हैं तो ये उसे पसंद नहीं है क्योंकि आज उसकी आवश्यकता नहीं है, बार बार उसको काट रहा है, वह अपने नाखूनों को बढ़ने नहीं देता परंतु वो बढ़ रहे हैं। लेकिन नाखूनों को बढ़ाना पशुत्व का प्रदर्शन करना है, तो इस प्रकार वह अपने पशुत्व का प्रदर्शन नहीं करना चाहता है। तो दूसरी ओर ये जो अस्त्र है, अस्त्रों के बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वह भी मनुष्य के विरोधिनी है, मनुष्य को वो भी पसंद नहीं है। इस प्रकार के अस्त्र बनाने की जो बात है वह भी उसे पसंद नहीं है। निबंधकार ने यहाँ इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित किया है कि आज मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या उसको समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है। तो इसी बात को लेकर या इन प्रश्नों के आधार पर ही जैसे कि वे आगे कहते हैं कि मेरी निर्बोध जो बालिका है उस बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही इस प्रकार का प्रश्न किया है। जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो प्रश्न है उनके छोटी सी बालिका ने उनको पूछा था और इस बात को लेकर जैसे कि मनुष्य आज किस ओर बढ़ रहा है तो उसका संदर्भ उस बालिका के प्रश्न के साथ जोड़ते हुए निबंधकार का ये कहना है कि उनकी निर्बोध बालिका ने मानो ये जो प्रश्न है वह मुझे नहीं तो पूरे मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। तो इसमें वो आगे इसका स्पष्टीकरण करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में जानते हो, यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार हम आज अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी हमारी पशुता की निशानी है। नाखूनों का बढ़ना अर्थात पशुता है। नाखूनों का प्रयोग हम अस्त्र के रूप में करते थे परंतु आज नाखूनों के स्थान पर हम अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं, क्या ये हमारी पशुता नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है। भारतीय भाषा में प्रायः अंग्रेजी का एक शब्द है इंडिपेंडेंस, इस शब्द का समानार्थक शब्द जो है वह नहीं व्यवहारत होने की बात उन्होंने की है। यानी कि इंडिपेंडेंस ये जो शब्द है इस शब्द का जो व्यवहारिक अर्थ है वह समानार्थक रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो उस समय देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार इस इंडिपेंडेंस शब्द का जो सही अर्थ है उसका स्पष्टीकरण देते हुए जैसे कि हम अपने मर्जी के अनुसार उसका अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं। जिस समय अंग्रेजों के द्वारा इस देश को आज़ादी मिली, अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत इंडिपेंडेंस शब्द की घोषणा की गई या इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग किया गया, परंतु देशी भाषा ने या देशी भाषा के पत्र में स्वाधीनता दिवस तो इस प्रकार का उल्लेख किया गया। इंडिपेंडेंस का अर्थ बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता
या किसी की अधीनता का अभाव। तो इस प्रकार इंडिपेंडेंस का जो सही अर्थ है वह अधीनता है या अधीनता का अभाव है। तो उसका स्पष्टीकरण देते हुए जैसे कि हम उसके स्थान पर स्वाधीनता शब्द का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता। तो इस प्रकार का प्रश्न उन्हें उपस्थित होता है कि ये जो इंडिपेंडेंस शब्द है उसका सही अर्थ क्या है, अधीनता है या अधीनता का अभाव है, परंतु हम उसका जो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वो स्वाधीनता कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार आज तक भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कहा गया, इस प्रकार का वो प्रश्न उपस्थित करते हैं। उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। तो इस प्रकार ये जो इंडिपेंडेंस शब्द के कई अर्थ हमने निकाले हैं, स्वतंत्रता है, स्वराज्य है, स्वाधीनता है, और ये सारे शब्दों के अंतर्गत स्व है। इसका अर्थ स्व का बंधन है, यानी कि स्वयं का बंधन है। और यह क्या संयोग की बात है कि हमारी समूची जो परंपरा है अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। तो इस प्रकार इन नाखूनों के बढ़ने का जो संदर्भ है भारतीय संस्कृति के साथ, इस भारतीय भाषा के साथ जोड़ते हुए एक संयोग की बात यह है कि हमारी समूची जो परंपरा है अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं, बाकी का इसके अगली ताशिका में देखते हैं।